अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटियोलॉजी ऑफ द सेल इंजरी क्या होती है। एटियोलॉजी ऑफ द सेल इंजरी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली सेल इंजरी क्या है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सेलुलर अडॉप्टेशंस क्या हैं। होता ये है कि जब एक सेल के ऊपर अनफेवरेबल कंडीशंस अप्लाई हो रही होती हैं या वो ऐसी स्टेट के अंदर मौजूद होता है कि जो सेल के लिए अनफेवरेबल रहती हैं, तो फिर सेल जो है वो डिफरेंट अडॉप्टेशंस करना स्टार्ट कर देता है। वो कोशिश करता है कि उसका सर्वाइवल किसी तरह से पॉसिबल हो सके। वो हमने देखा था कि अडॉप्टेशंस के अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं, जिस तरह से हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया वगैरह। तो फिर जब अडॉप्टेशन से भी उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहता तो फिर सेल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो डैमेज ऑफ द सेल जो है किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन के अगेंस्ट या किसी स्ट्रेस के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सेल इंजरी है। फिर उसके बाद सेल इंजरी जो है ये दो तरह की होती है। कुछ सेल इंजरी जिस तरह से होती हैं कि वो रिवर्सिबल होती हैं, कि मतलब अगर उनका जो स्ट्रेस फैक्टर है या जिस वजह से वो सेल डैमेज हो रहा है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो सेल जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, तो जो भी कॉज है, अगर एक दफ़ा सेल डैमेज होना स्टार्ट हो गया या सेल डैमेज हो गया तो उसके बाद उसने वापस दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आना, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये तो था इंट्रोडक्शन सेल इंजरी का। अब हम आज देखेंगे कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारे पास सेल की इंजरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले मैं बात करूं, तो पहला फैक्टर या एटियोलॉजी के अंदर जो पहली रीज़न है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अगर मैं सिर्फ सिंपली इसका आपको बताऊं तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है। ये किसी भी वजह से अब जब किसी एक ऑर्गन के अंदर या किसी एक सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे हम उसको कहेंगे कि ये इस सेल को क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है। अब हाइपोक्सिया होने की डिफरेंट रीजंस हैं। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाइपोक्सिया जो है वो क्यों क्यों हो सकता है, तो उसमें सबसे जो पहली बात हम करते हैं कि वो है रिड्यूस ब्लड फ्लो। इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिया। स्कीमिया वो स्टेट है या वो सेल की कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड ही वहाँ पे कंप्लीट नहीं पहुँच पा रहा। तो सारी सी बात है, जब ब्लड ही नहीं पहुँचेगा, ब्लड का फ्लो ही रिड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्कीमिया जो है ये भी रीज़न होगी हाइपोक्सिया होने की। और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि और किस वजह से हो सकता है आपके पास हाइपोक्सिया की और क्या रीज़न हो सकती है, तो उसमें जो दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं वो हो सकता है कार्डियो रिस्पायरेटरी फेलियर। कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से भी आपके पास ऑक्सीजन का लेवल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सेल के अंदर जो है वो कम हो सकता है, और ये भी रीज़न बन सकता है आपके पास हाइपोक्सिया की। इसमें एक तीसरी चीज़ आ जाती है, वो आपके पास हो जाता है कि जो ब्लड है ना उसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन्स की वजह से। कोई भी ऐसा पॉइजन जो कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड का एक पॉइजन है वो आ गया हुआ ब्लड के अंदर, तो ब्लड की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से ब्लड जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, और जहाँ पे भी ब्लड जाएगा, जिस भी ऑर्गन या सेल के अंदर वो ब्लड पहुँच रहा होगा, तो उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं हाइपोक्सिया होने की। तो इस्कीमिया जो है वो होगा, ब्लड रिड्यूस होगा, ब्लड का फ्लो रिड्यूस होगा, उसको हम इस्कीमिया कहेंगे। जब इस्कीमिया होगा तो उसके अल्टरनेटिवली क्या हो रहा होगा, उसके साथ साथ बिल्कुल जो है वो आपके पास हाइपोक्सिया भी डिवेलप हो रहा होगा। इसी तरह से कार्डियो रिस्पायरेटरी फेलियर है जो रीज़न बनता है हाइपोक्सिया होने की। और एक और चीज़ है कि कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी ऐसा पॉइजन अगर आपने ले लिया होगा या किसी ने, किसी की बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कोई पॉइजन है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इस तरह से हाइपोक्सिया जो है ये एक हमारे पास रीज़न बन जाती है फॉर दी सेल इंजरी। अगर हम सेकेंड वन की बात करें कि और किस तरह से हमारे पास जो है वो सेल इंजर्ड हो सकता है, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल एंड केमिकल
एजेंट्स। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी फिज़िकल का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें, वो सारे ऐसे फैक्टर्स जो फिज़िकली कहीं ना कहीं मौजूद हैं जो आपके सेल को डैमेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम हीट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर किसी ने किसी बहुत ही ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लिया तो वहाँ पे भी क्या है कि स्किन के अंदर सेल इंजरी हो सकती है एक्सट्रीम हीट की वजह से या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से। ये इस हमारे फ़िज़िकल एजेंट में आएंगे। ये जो फिज़िकल एजेंट हैं इनकी वजह से जो है वो हमारे पास सेल की इंजरी हो सकती है। और जो फिज़िकल एजेंट हो सकता है जो हमारे पास सेल को इंजर्ड करवा सकता है, उसमें हमारे पास ट्रॉमा आ सकता है। किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास जब कोई चोट लगती है या किसी भी तरह का कोई भी सेल को हिट किया जाता है, फिज़िकली ट्रॉमा होता है, तो वहाँ पे भी क्या है कि फिर सेल की इंजरी हो सकती है। या फिर जो तीसरी चीज़ फिज़िकल एजेंट्स के अंदर आ जाती है वो आ जाती हैं रेडिएशंस। रेडिएशंस जो हैं ये भी हमारे सेल्स को इंजर्ड करवा सकती हैं। सो अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं या केमिकल एजेंट्स किस तरह से सेल की इंजरी करवा सकते हैं, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एसिड्स आ जाते हैं। अगर आपको लग जाता है स्किन के ऊपर या कहीं भी, तो वो क्या करवा सकता है, वो भी आपके साथ आपकी कॉज करवा सकता है सेल की इंजरी को। सो थर्ड वन अगर हम बात करें कि और किस तरह से सेल की इंजरी हो सकती है, तो उसमें आ जाते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस जो हैं ये भी हमारे पास सेल इंजरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि मतलब अगर आपके पास कहीं कोई वॉन्ड बन गया हुआ है, अगर कहीं कोई ज़ख़म बन गया है, तो उसकी सराउंडिंग्स जो हैं, उस वॉन्ड की सराउंडिंग्स जो हैं वहाँ पे इन्फेक्शन का एक्सपोजर हो सकता है। और इस तरह से जो अब वो इन्फेक्शन पड़ा हुआ है वो आपके पास कॉज करवा सकता है सेल इंजरी को। और इन्फेक्शंस के साथ जो एक और चीज़ है वो है आपके पास इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जो चीज़ आ जाती है वो हमारा आ जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। के फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम, हम इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर ये काम है कि जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो इम्यून सिस्टम ने जो है उसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देनी होती है। तो सम टाइम ये होता है कि इम्यून सिस्टम के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के जो फ्रेंडली सेल्स हैं उनकी अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ से भी जो है वो सेल की इंजरी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर हम इसके बाद नंबर 4 की बात करें कि और कौन सी रीज़न हो सकती है किस वजह से सेल की इंजरी हो सकती है, या फोर्थ फैक्टर कौन सा हो सकता है, रीज़न कौन सी हो सकती है, वो हमारे पास हो सकती हैं जेनेटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जेनेटिक्स की वजह से भी आपके पास सेल इंजरी हो सकती है। और जेनेटिक्स की वजह से किस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जितनी भी प्रोटीन्स हमारे डीएनए के अंदर पड़ी हुई हैं उनमें से ऐसी प्रोटीन्स मिसिंग हो जाए जो फंक्शनल प्रोटीन्स हों, जो जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ऐसी प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे वहाँ पे मिसिंग रहें, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ दी फंक्शनल प्रोटीन्स। जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो हो सकता है हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए। तो ये दोनों रीज़न जो हैं ये डीएनए की, ये हमारी जो जेनेटिक रीजंस हैं ऑफ दी सेल इंजरी, उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि या तो फिर जो एक डैमेज डीएनए है जो वो उसकी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी इनसाइड द सेल, या फिर ऐसे ऐसे प्रोटीन्स जो हमारे पास जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं वो मिसिंग रहेंगे। सो अगर उसकी हम बात करें कि हमारे पास और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं या और कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास सेल इंजरी की वजह वो बन सकते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का वर्ड यूज़ किया जाता है। बट लेकिन रिसेंट पास्ट के अंदर और अभी रिसेंटली स्टडीज़ जो हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जिसमें हमारे पास दोनों तरह की जो है वो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में हमारे पास किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या किसी भी चीज़ की एक्सेसिव अमाउंट जो है
दोनों ही रोल प्ले करते हैं इनटू द सेल इंजरी। अगर मैं बात करूं कि डेफिशिएंसी में क्या आ जाता है, तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन और उसके साथ जो है वो प्रोटीन और एनर्जी की मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। तो ये तो अब हम सब भी समझते हैं कि मतलब अगर किसी भी चीज़ के अंदर या किसी भी सेल के अंदर एक्चुअल न्यूट्रिशन की ही कमी हो जाएगी, तो उसके बाद वो वहाँ पे सेल्स जो है वो एक्चुअल अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, अपने फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक्सेसिव की बात करूँ, तो इसमें भी हमारे पास अब स्टडीज़ ये सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है कि किसी चीज़ की हमारे सेल्स के अंदर ज़्यादती होना या हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादती हो जाना, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर पैदा हो जाना या प्रोड्यूस हो जाना या डिपॉजिट हो जाना भी रीज़न है सेल इंजरी की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है, और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये हो जाता है कि मतलब आपकी किसी भी ब्लड वेसल के अंदर जो है वो डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी जो इसमें एक और चीज़ आ जाती है जो मेजर है, वो उसमें आ जाती है हमारे पास ओबेसिटी में भी ये है, जो जो लोग ज़्यादा वेट गेन कर रहे होते हैं, ओबीज पेशेंट होते हैं या ओबीज लोग होते हैं, उनमें फिर रिस्क फैक्टर भी जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है ऑफ दी डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ ऐसे पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर रहता है, और ओबीज पेशेंट के अंदर फिर जो है वो कैंसर के सेल्स जो हैं या कैंसर की प्रोडक्शन जो है उसका भी रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो है ये भी एक रीज़न है हमारे पास जो सेल इंजरी की। इसी तरह से फिर अगर नंबर 6 की मैं बात करूँ, तो कुछ हमारे पास ऐसी रीज़न्स हैं जो हाइड्रोजेनिक्स हैं। हाइड्रोजेनिक का मतलब ये होता है कि ऐसी रीज़न्स जिसमें सेल की इंजरी हो रही है, लेकिन हम उसकी जो एक्चुअल रीज़न है उस तक नहीं पहुंच पा रहे। मतलब कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ये फलां वाली जो डिज़ीज़ है ये जी आइडियोपैथिक डिजीज़ है, मतलब कि इसकी कोई जो रीज़न है वो अननोन है। सो वो सारे सेल इंजरी जो जिनकी रीज़न जो है वो आपके पास अननोन होगी, तो इन सब को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजेनिक कॉज ऑफ सेल इंजरी है। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा एटियोलॉजी